Assalamu alaikum, this is Amar Academy from ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, 9th क्लास की बायो और चैप्टर नंबर 3 हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो हमारे पास था बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, और इसमें हम डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, उसके कॉजेज भी डिस्कस करेंगे, ओवर हंटिंग क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो 9th क्लास की चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट का टॉपिक उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। आप अपनी 9th क्लास की बुक ओपन कर लें और पेज नंबर जो है वो निकाल लें, और कुछ डेफिनेशंस या कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने पॉइंट आउट कर लेने हैं, और उसी के तरीके से जनाब हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है वो जरा पॉइंट आउट कर ले। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉरेस्टेशन इज मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड। यानी कि जब हम दरख्तों को काटते हैं जंगलात की हिफाजत के लिए या अपने फ़ायदे के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं डिफॉरेस्टेशन। जंगलात की तबाही को डिफॉरेस्टेशन का नाम दिया जाता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंस एरिया ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट द डिग्रेडेड एनवायरनमेंट विद रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब डिफॉरेस्टेशन होती है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। कैसे होती है कमी वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो बच्चों पूरा लेसन ज़रूर सुनिएगा, इसमें बहुत सारी ज़रूरी इंपॉर्टेंस बातें भी हैं, वो आपको ज़रूर पता चलेंगी। तो वहाँ हम चलते हैं, कॉजेज और इफेक्ट्स पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन के। कौन कौन से ऐसी वजूहात है या कौन कौन से ऐसे असरात हैं जो डिफॉरेस्टेशन का बायस बनते हैं, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं, और आगे अगर डिफॉरेस्टेशन ना हो तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये भी सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि सम टाइम देयर इज़ अ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। बाज़ औक़ात ये होता है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती है। एंड सम टाइम सडन एंड कैटास्ट्रोफिक क्लियर कटिंग फॉर द अर्बन डेवलपमेंट। और बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत तेज़ी से तबाहकुन तरीके से, कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है तबाहकुन तरीके से जंगलात को साफ़ किया जाता है। क्यों साफ़ किया जाता है? अर्बन डेवलपमेंट, ताकि जो शहरी आबादी है उसकी डेवलपमेंट की जाए। ठीक है, तो बाज़ स्लो आहिस्ता आहिस्ता होती है, बाज़ का तेज़ी से हम खुद करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन असल में हम अपना फ़ायदा नहीं कर रहे होते, हम अपना उल्टा नुकसान ही कर रहे होते हैं। कैसे वो पढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट द डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर अर्बन डेवलपमेंट। डिफॉरेस्टेशन के नतीजे में क्या होता है? डेलिब्रेट रिमूवल, लकड़ी की एग्रीकल्चर और अर्बन यानी कि शहरों की आबादी के लिए हम क्या करते हैं कि हम लकड़ी को लेते हैं, डिफॉरेस्टेशन की तबाही करते हैं, जंगलात की तबाही करते हैं और डिफॉरेस्टेशन के असरात पैदा करते हैं। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। दूसरी बात यह है कि देखें जो दरख्त होते हैं वो ज़मीन के अंदर जो पानी की मिकदार होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं। जब हम जंगलात को काट देंगे, दरख्तों को काट देंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी नमी मॉइस्चर होगा हमारी ज़मीन के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। जब वो ख़त्म होगा, देयर इज़ नो ट्री ऑफ द कीप इन सॉइल प्लेस। जब कोई दरख्त नहीं रहेगा तब वो जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ द सॉइल इरोशन। फिर ज़मीनी कटाव के चांसेस बढ़ जाएंगे। ज़मीनी कटाव क्या होता है? ये यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये है सॉइल इरोशन, ज़मीनी कटाव। जब हम जंगलात को काटते हैं तो असल में होता ये है कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो इस ज़मीन को या इस सॉइल को कैच करके रखती है, पकड़ के रखती है। दूसरा, इस ज़मीन के अंदर जो वाटर या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी मेंटेन करती है। जब हम इन्हीं को काट देंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि सॉइल इरोशन हो जाएगा, ज़मीनी कटाव पड़ जाएंगे, ना इसमें नमकियात रहेंगे ना इसमें वो पानी रहेगा, और इस तरह जो क्या होगा नुकसान होगा।
अच्छा, आगे कह रहा है कि हैवी रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू द ट्रीज टू कीप सॉइल इन प्लेस। अब ये होता है कि जब बहुत, ये असल में ज़मीनी कटाव होता कैसे है वो आगे बता रहा है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें होती हैं तो वो जो तेज़ बारिशें होती हैं उनका जो पानी है वो ज़मीन से गुजरता है, देयर इज़ मोर चांसेस टू सॉइल इरोशन, और उन पानी को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं होता, यानी कि दरख्त जो होते हैं वो उन एक बैरियर का काम करते हैं और पानी को बहने से रोकते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जो ज़मीनी कटाव है वो भी नहीं होता। लेकिन जब दरख्त ही नहीं रहेंगे तो पानी तेज़ी से बहेगा, जब वहाँ से बहेगा पानी तेज़ी से तो जो वहाँ की जो मिट्टी है उसको भी अपने साथ लेके चला जाएगा, और इस तरह ये हो जाएगा कि सॉइल इरोशन होगी। रिवर बिकम चोक अप विद द मड एंड सिल्टेड विच कैन काज फ्लड। अब जो रिवर होते हैं, दरिया जो होते हैं, वो क्या होंगे, वो मिट्टी से या गारे से भर जाएंगे। चोक अप विद मड यानी कि मिट्टी या गारे से भर जाएंगे। जब वो भर जाएंगे तो वो फिर फ्लड यानी कि जो सैलाब होता है उसका बायस बनेंगे। कैसे कि जब दरियाओं के अंदर हमने वो डैम लगाए होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गारे वाला पानी या मिट्टी वाला पानी वहाँ पे जाता है तो वो डैम के अंदर स्टोर हो जाती है मिट्टी या गारा। अब डैम के अंदर जब स्टोर हो जाएगी तो डैम क्लोज हो जाएगी। जब डैम क्लोज हो जाएगी तो पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो दरियाओं के जो किनारे हैं वो डूब के पानी बाहर निकलेगा, खेतों में जाएगा, देहातों में जाएगा, शहरों में जाएगा और फ्लड का बायस बनेगा। ठीक है, इस तरह ये जो फ्लड या सैलाब जो है वो आते हैं। द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर्ड इन डैम, ये देखें लिख भी रहा है कि जो गारा वाला पानी है वो डैम के अंदर स्टोर हो जाएगा, एंड रिड्यूस दियर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, और पानी की होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम कर देगी। इस तरह पे क्या होगा, फ्लड आएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी जमीन से निकल जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट द डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। जी, ये सबसे बड़ी वजह है डिफॉरेस्टेशन की, क्योंकि होता ये है कि जब जो दरख्त होते हैं वो ट्रांसपायरेशन का बायस बनते हैं। बच्चों, ट्रांसपायरेशन होती है कि पानी का बुखारात की शक्ल में आबो हवा में जाना या एटमॉस्फेयर में जाना। अब ये होता है कि जो रूट्स होती हैं दरख्तों की, वो ज़मीन से पानी को पकड़ती हैं और कहाँ पे ले जाती हैं, एटमॉस्फेयर में ले जाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन हमारे माहौल में होती है, और इस तरह फिर क्या कहते हैं, बारिशों का बादल बनते हैं और बारिशों का बायस बनते हैं। लेकिन जब दरख्त ही नहीं रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगी। जब ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी। जब पानी की कमी होगी तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक क्लाउड्स कम बनेंगे, बारिशें कम होंगी या नहीं होंगी। विच लेसन्स द क्लाउड फॉर्मेशन, दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्स ऑफ द रेन्स, और इस तरह पे जो रेन्स की कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे डिफॉरेस्टेशन का, इससे जंगलात को हमें लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो है एक ब्लू बॉक्स में वो आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा है। हम डेवलपिंग कंट्री की बात करेंगे, हम दूसरी कंट्री की बात नहीं करेंगे। जो डेवलपिंग कंट्री हैं या जो तरक्की याफ्ता मालिक है, उसमें भी तकरीबन 3 बिलियन जो लोग हैं वो अपनी कुकिंग और हीटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 बिलियन लोग, 3 बिलियन, 1 बिलियन बच्चों कहते हैं 1 अरब को, यानी कि 3 अरब लोग जो हैं वो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना पकाने के लिए और कुकिंग के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फॉरेस्ट क्या करते हैं। अब फॉरेस्ट के फायदे क्या क्या है वो आगे बता रहा है। नंबर 1 ये कहता है कि सपोर्ट कंसीडरेबल बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले तो ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है या सहारा देता है। दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसमें जो इसकी प्रोडक्ट होती है, यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं आप, सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट इसके। नंबर 1 ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। नंबर 2 ये है कि जो फॉरेस्ट है ये हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स देती हैं, जैसे टिम्बर इमारती लकड़ी, फ्यूल वुड लकड़ी जलाने के लिए, प्लेड अ रोल की ह्यूमन सोसाइटी, जो क्या करती है कि इंसानी सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। टुडे, आज के दौर में डेवलपिंग कंट्रीज जो है कंटिन्यू टू यूटिलाइज द टिम्बर बिल्डिंग हाउसेस एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पाइप पेपर। जी, वो कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं घर बनाने के लिए, और दूसरा उसका पल्प यानी कि उसका जो गोदा या मिक्सर होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पेपर बनाने के लिए।
यानी कि पेपर बनाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे, 3 इसके नुकसान फ़ायदे बता रहा था फॉरेस्ट के। नंबर 1 कि ये हमें बायोडाइवर्सिटी देती है, यानी कि डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी हमें मिलती है। नंबर 2 हमें डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। नंबर 3 कि हम हाउस घर भी बनाए जा रहे हैं और पेपर भी बनाए जा रहे हैं। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, जी जो इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा हिस्सा है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है डेवलपिंग कंट्रीज में। कैसे? शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स मेड बाय द कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफन लेड टू द लॉस एंड लॉन्ग टर्म इनकम। जी वो कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है उनको हटाया जा रहा है छोटे फायदे के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इनकम हासिल करने के लिए, ताकि जंगलात को तो ख़राब करके वहाँ पे एग्रीकल्चर या की जो ज़मीन है वो बनाई जाए, खेत आबाद किया जाए और वहाँ पे जो ना आबो हवा या जो ज़रायत है उसके फ़ायदे किए जाए। जी फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जी ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये एक्सट्रैक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, ठीक है, और पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर, और जो हवा में पोल्यूटेंट्स या माहौलियाती आलूदकार होते हैं उनको ये ख़त्म करता है। कैसे ख़त्म करता है? ये एक साइकिल चलता है, जैसे कि जो दरख्त है वो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है और हम ताज़ा आबोहवा जो है वो लेते हैं। अक्सर बच्चों आपने नोट किया होगा कि जहाँ पे जंगलात ज़्यादा होते हैं, दरख्त ज़्यादा होते हैं, वहाँ की आबोहवा बहुत अच्छी होती है। Thus contributing the biosphere stability, इस तरह क्या होता है कि बायोस्फीयर की स्टेबिलिटी रहती है, यानी कि मेंटेन रहता है वो हिस्सा। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर द एस्थेटिक ब्यूटी, और आगे इसका फायदा 5th वाला इसका फायदा ये बता रहा है कि ये ब्यूटी को बढ़ाता है, एस्थेटिक ब्यूटी, और जो टूरिस्ट होते हैं उनके अट्रैक्शन को बढ़ाता है, वो आते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट को फायदा हो सकती है अरबों के हिसाब से। The important aspects of the forest are also harmed due to the deforestation, कहते हैं कि ये सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं ये खतरनाक हद तक गिर चुके हैं। किस वजह से? डिफोरेस्टेशन की वजह से। अगर डिफोरेस्टेशन इसी तरह से चलती रही, ये जो हमें 5 फायदे मिल रहे हैं, 5 फायदे तो नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा फायदे और भी हैं जो कि फॉरेस्ट यानी कि जंगलात की वजह से हमें मिल रहे हैं। अगर हम इनका ख्याल नहीं करेंगे तो ये क्या होगा कि डिफोरेस्टेशन की वजह से हम सारी की सारी वैल्यू ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान में भी डिफोरेस्टेशन ग्रेट थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बहुत ज़्यादा क्या है ख़तरनाक हद तक बायोडाइवर्सिटी या डिफोरेस्टेशन हो रही है। जैसे कि आपको बता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबे में है कैनोपी फॉरेस्ट है, श्रिंकिंग एट द अप्रोक्सीमेटली 1% पर ईयर। सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट है पाकिस्तान का वो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में कैनोपी फॉरेस्ट है, जो कि हर साल 1% श्रिंक कर रहा है, यानी कि सूख रहा है, यानी कि कम हो रहा है, ठीक है। और अगर ये इसी तरह कम होता गया तो फिर आने वाले वक्त में ये बहुत बुरे असरात होंगे खैबर पख्तूनख्वा में। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आमतौर पर साइंसदानों का ख्याल ये है कि किसी कंट्री के रकबे के हिसाब से वहाँ पे 25% जो ना 100 में से 25% जंगलात होने चाहिए रकबे के हिसाब से, ठीक है। 25%, कम से कम 25% होने चाहिए। लेकिन बच्चों पाकिस्तान में आपको पता है कितने हैं? पाकिस्तान में लेस देन 5%, 5% से भी कम जंगलात हैं पाकिस्तान में। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 25% कहाँ पे है और 5% कहाँ पे है, लेस देन 5% कहाँ पे है। तो पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो जो कैनोपी फॉरेस्ट है ये भी श्रिंक करता जा रहा है अप्रोक्सीमेटली एक साल में 1%। तो आने वाले 100 सालों में तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा अगर इसी हिसाब से ये श्रिंकेज करता रहा। तो ये था हमारे पास फॉरेस्ट की अहमियत और डिफॉरेस्टेशन के नुकसान क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर हंटिंग, और ओवर हंटिंग को देखते हैं कि ये क्या होता है। ज़्यादा शिकार करना, इसकी डेफिनेशन अगर आप पॉइंट आउट कर ले, ओवर हंटिंग हैज़ बीन सिग्निफिकेंट काज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ 100 ऑफ स्पीशीज एंड द endangered of many such as the, अच्छा इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई, ये जस्ट ये बता रहा है कि ओवर हंटिंग क्या होती है। तो आप ये इसका मतलब लिख लें कि ज़्यादा शिकार करने को हम ओवर हंटिंग कहते हैं। और अगर ज़्यादा शिकार किया जाएगा तो ज़्यादा शिकार की वजह से क्या होगा, हमारी बहुत सारी 100 ऑफ स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकेंगी, यानी कि ख़त्म हो ही चुकी हैं। उसके अलावा कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड ख़तरे में है, जैसे कि वेल है, आइबेक्स, यूरियल, मारखोर, जो कि मारखोर हमारा नेशनल एनिमल्स है पाकिस्तान का। तो ये आपने याद रखना है, ये MCQs के लिए है कि मारखोर जो है वो नेशनल एनिमल्स है पाकिस्तान का।
commercial hunting both illegal and legal is the principal threat। जी कहते हैं कि चाहे वो लीगल तरीके से हंटिंग हो चाहे वो इलीगल तरीके से हंटिंग हो, दोनों को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अब हम ओवर हंटिंग या हंटिंग नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ओवर हंटिंग की। आमतौर पर हर साल जब मौसम चेंज होता है, यानी कि जब सर्दियों से गर्मियों का मौसम आता है और गर्मी से सर्दियों का मौसम आता है, तो होता कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेशन करते हैं बलूचिस्तान से या फिर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में, या पंजाब से फिर वहाँ पे बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में माइग्रेट करते हैं। अब हमारे यहाँ पे कुछ करते लोग ये हैं कि जो वो माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेशन के दौरान अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, माइग्रेशन के में अगर जो बर्ड्स हैं वो 3 लाख बर्ड्स हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं, तो माइग्रेशन के दौरान इतना शिकार किया जाता है कि 3 लाख में से 1 लाख से ज़्यादा जो बर्ड्स हैं उनका शिकार किया जाता है और शिकार को ख़त्म किया जाता है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि ओवर हंटिंग हमारे जो यहाँ बायोडाइवर्सिटी है या जो बर्ड्स या एनिमल्स है इनको किस तरह बुरी हद तक नुकसान पहुँचा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ओवर हंटिंग या हंटिंग को लीगल इलीगल तरीके से क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया या इस पर बैन कर दिया गया है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ओवर हंटिंग, फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ये आ सकता है, इसलिए इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए कि सॉइल इरोशन क्या होती है, ये भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं, 5 फ़ायदे मैंने आपको फॉरेस्ट के बता दिए हैं। डिफॉरेस्टेशन किस तरह हो रही है, उसके क्या नुकसान आता है। ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये वाला, ये इसके इफेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के, कि डिफॉरेस्टेशन के कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या होता है। अच्छा, अब ये जो डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम के नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि फॉरेस्ट के फ़ायदे क्या हैं और वो कितने बड़े फ़ायदे हैं, और अगर इस तरह से डिफॉरेस्टेशन की जाएगी तो वो फिर हम फ़ायदों से हम अपना ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और हम बहुत बड़े नुकसानात की तरफ चले जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक, और कल तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, फैमिली मेम्बर को शेयर करें, ताकि वो भी जो ना इस लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अगले लेसन के लिए बच्चों फिर अल्लाह हाफिज़।